नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है शिक्षण और सीखना। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो खास तौर पर डीएसएसबी, पीआरटी जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है। पर ये सिर्फ परीक्षा के बारे में नहीं है। ये एक बहुत बड़े सवाल के बारे में है कि आज के दौर में बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम सब स्कूल गए हैं और हमें याद है कि क्लास कैसी होती थी। टीचर बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। लेकिन आजकल चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड जैसे शब्द हर तरफ सुनाई देते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्लासरूम में आखिर बदला क्या है और क्यों। और ये बदलाव मैं कहूंगा सिर्फ किताबी नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। और इसे समझना मतलब सिर्फ एक बेहतर टीचर बनना नहीं है, बल्कि एक बेहतर पेरेंट या कहीं एक बेहतर मैनेजर बनना भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सब इस बात पर आधारित है कि आखिर इंसान सीखते कैसे हैं। आपके स्रोतों में भी इस बदलाव के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट। हाँ, ये शब्द मैंने देखा था, पैराडाइम शिफ्ट। सुनने में तो काफी भारी लगता है, पर इसका आइडिया बहुत ही सरल है। तो चलिए इसी को समझते हैं। जब मैं पुराने क्लासरूम के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में एक तस्वीर आती है। टीचर एक ऊंचे से डेस्क पर है, शायद हाथ में एक रूलर भी है और सब बच्चे एकदम चुपचाप बैठे हैं। वो एक तरह का कह सकते हैं साम्राज्य था और टीचर उसके शासक थे। बिल्कुल सही तस्वीर है। वो था टीचर सेंटर्ड मॉडल। इसे आप एक लेक्चर टूर बस की तरह सोचिए। टूर बस? हाँ, ड्राइवर यानी कि टीचर वही रूट तय करता है, वही बताता है कि कहाँ रुकना है और माइक पर कमेंट्री भी वही देता है। सारे पैसेंजर्स को एक ही टूर मिलता है, चाहे उनकी दिलचस्पी किसी और चीज में क्यों ना हो। ज्ञान एक ऐसी चीज थी जो टीचर के पास थी और वो उसे बच्चों में भरते थे। और अगर किसी पैसेंजर को खिड़की के बाहर कुछ और दिलचस्प दिख भी गया तो वो बस से उतर नहीं सकता। एग्जैक्टली। अब इसकी तुलना कीजिए आज के लर्नर सेंटर्ड मॉडल से। जी। ये ऐसा है जैसे हर पैसेंजर को एक जीपीएस और कुछ मजेदार जगहों की लिस्ट दे दी गई हो। अच्छा। अब वो अपनी रफ्तार से अपने रास्ते से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और टीचर? वो टूर बस का ड्राइवर नहीं है। तो वो कौन है? वो गाइड है जिसे आप फोन करके मदद मांग सकते हैं जब आप रास्ता भटक जाए। एक बहुत अच्छी कहावत है, द सेज ऑन द स्टेज बिकम्स द गाइड ऑन द साइड। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक तरह की आजादी वाला एहसास। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। क्या? अगर टीचर सिर्फ एक गाइड है तो ये कैसे पक्का होगा कि बच्चे सही चीज सीख रहे हैं और सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे? मतलब फैसिलिटेटर शब्द सुनने में थोड़ा पैसिव सा लगता है। ये एक बहुत वाजिब चिंता है और यहीं पर टीचर की जो बदली हुई भूमिका है वो सामने आती है। आपके स्रोतों में टीचर के 4 नए रोल बताए गए हैं। ओके, पहला तो यही है, फैसिलिटेटर यानी सुगमकर्ता। इसका मतलब पैसिव होना नहीं है, इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां सीखना आसान और मजेदार हो जाए। जैसे एक अच्छा माली सिर्फ बीज डालकर छोड़ नहीं देता, वो मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, धूप का ख्याल रखता है। ठीक है, तो टीचर एक तरह से सीखने का माहौल डिजाइन कर रहा है। और बाकी 3 भूमिकाएं? दूसरी है ऑर्गेनाइजर यानी आयोजक। वो गतिविधियों को, संसाधनों को, ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करता है। तीसरा है गाइड, जिसकी बात हम कर ही चुके हैं। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट। डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट जैसे कोई डॉक्टर। बिल्कुल। जैसे एक डॉक्टर लक्षणों को देखकर बीमारी का पता लगाता है, वैसे ही एक अच्छा टीचर ये समझता है कि एक बच्चे को सीखने में कहाँ और क्यों मुश्किल आ रही है। क्या उसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, या उसे ध्यान लगाने में दिक्कत है, या शायद उसे ग्रुप में काम करने से डर लगता है। लेकिन सर, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। कि एक क्लास में मान लीजिए 40-50 बच्चे हैं। अब सब एक दूसरे से अलग हैं। बिल्कुल। कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा धीरे, किसी को मैथ्स पसंद है तो किसी को ड्राइंग। तो एक अकेला टीचर इन सबकी अलग अलग जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है? मतलब ये थियरी में तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में तो ये नामुमकिन सा लगता है। ये नामुमकिन लगता है अगर हम ये सोचें कि हमें हर बच्चे के लिए एक अलग लेसन प्लान बनाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जवाब हमें मनोविज्ञान से मिलता है। एक बहुत मशहूर थियोरी है हॉवर्ड गार्डनर की, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है कि बुद्धि सिर्फ एक तरह की नहीं होती जो आईक्यू टेस्ट से पता चलती है। बिल्कुल। गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि कई तरह की होती है। कोई शब्दों में माहिर है, जिसे हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। हाँ। किसी को नंबर्स और लॉजिक में, यानी लॉजिकल मैथमेटिकल। अच्छा, कोई तस्वीरों और स्पेस को समझने में यानी स्पेशल। कोई अपने शरीर के इस्तेमाल में माहिर है, जैसे कोई डांसर या एथलीट। वो हुई
बॉडीली किनेस्थेटिक। ओके। फिर कोई संगीत में अच्छा है, कोई लोगों को समझने में जिसे इंटरपर्सनल कहते हैं, और कोई खुद को समझने में यानी इंट्रापर्सनल। यहीं पर ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा क्लास में चुपचाप बैठा है और मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है, हाँ, हो सकता है कि वो एक बहुत अच्छा डांसर या आर्टिस्ट हो जो बस पारंपरिक तरीके की क्लासरूम में बोर हो रहा है। प्रिसाइसली। और यही गार्डनर के काम का असली आहा मोमेंट है। मकसद इन 8 इंटेलिजेंस को रटना नहीं है, बल्कि इस सोच को अपनाना है। ये टीचर को मजबूर करता है कि वो खुद से पूछे, क्या बच्चा फेल हो रहा है या मेरा सिखाने का तरीका उस बच्चे के लिए फेल हो रहा है। सही बात है। इसीलिए एक अच्छी क्लास में अलग अलग तरह की गतिविधियां होती हैं। कभी डिबेट, कभी कोई मॉडल बनाना, कभी रोल प्ले, कभी कोई गाना, ताकि हर तरह की बुद्धि वाले बच्चे को चमकने का मौका मिले। इसके अलावा एक और मॉडल का जिक्र है स्रोतों में, कोल्फ्स का लर्निंग स्टाइल मॉडल। ये क्या है? कोल्फ्स का मॉडल इस बात पर फोकस करता है कि हम नई जानकारी को प्रोसेस कैसे करते हैं। उन्होंने इसे 4 स्टाइल में बांटा है। कुछ लोग होते हैं डाइवर्जिंग स्टाइल वाले, वो देखकर और महसूस करके सीखते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं। ओके। कुछ असिमिलेटिंग होते हैं, जो देखकर और सोचकर सीखते हैं। ये लोग थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स में अच्छे होते हैं। और बाकी 2 कौन से हैं? तीसरे हैं कन्वर्जिंग, ये करके और सोचकर सीखते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। और चौथे हैं अकोमोडेटिंग, जो करके और महसूस करके सीखते हैं। ये लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और टीम वर्क में बहुत अच्छे होते हैं। तो बात फिर वही है कि क्लास में हर तरह के बच्चे हैं। बिल्कुल। और अगर आपका पूरा लेसन सिर्फ लेक्चर पर आधारित है, तो आप सिर्फ एसिमिलेटिंग स्टाइल वाले बच्चों तक पहुंच रहे हैं। बाकी सब शायद संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने शिक्षार्थी केंद्रित यानी लर्नर सेंटर्ड की बात की, जहां फोकस बच्चे पर है। लेकिन स्रोतों में एक और शब्द है, अधिगम केंद्रित यानी लर्निंग सेंटर्ड। ये दोनों सुनने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं। इनमें क्या फर्क है? ये एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। इसे ऐसे समझते हैं, जब हम कहते हैं लर्नर सेंटर्ड, तो हम कार को ड्राइवर के हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं। जैसे सीट कैसी हो, मिरर कहाँ हो, स्टीयरिंग व्हील कैसा हो, हमारा पूरा ध्यान ड्राइवर पर है। और लर्निंग सेंटर्ड? जब हम कहते हैं लर्निंग सेंटर्ड, तो हमारा ध्यान सफर पर चला जाता है। क्या हम सबसे अच्छा, सबसे कुशल, सबसे मजेदार रास्ता ले रहे हैं? क्या हम रास्ते में रुककर नजारे देख रहे हैं? अच्छा। यह फोकस सीखने की प्रक्रिया पर है। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों सीखते हैं। मूल्यांकन या असेसमेंट सिर्फ साल के अंत में होने वाला एग्जाम नहीं है, बल्कि वो सफर का हिस्सा है जो बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो ज्ञान दिया नहीं जाता, उसे मिलकर बनाया जाता है। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे सरल भाषा में कहूँ, टीचर सेंटर्ड में ज्ञान एक फाइल की तरह था जिसे टीचर से डाउनलोड करना था। लर्नर सेंटर्ड में ज्ञान एक खजाने जैसा है जिसे हर बच्चा अपने तरीके से खोजता है। बहुत अच्छा। और लर्निंग सेंटर में ज्ञान ऐसा है जिसे सब मिलकर बनाते हैं, जैसे लेगो ब्लॉक से कुछ नया बना रहे हों। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही बात है। और इससे क्लासरूम का पूरा पावर डायनामिक बदल जाता है। अब कंट्रोल सिर्फ टीचर के हाथ में नहीं है। और अनुशासन बाहर से थोपा नहीं जाता, बल्कि बच्चे खुद सीखते हैं कि सीखने के लिए अनुशासन क्यों जरूरी है। इसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। ये सब सुनकर मुझे ग्रुप प्रोजेक्ट्स की याद आ रही है। स्रोतों में 2 तरह के ग्रुप लर्निंग का जिक्र है, सहकारी यानी कोऑपरेटिव और सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव। मुझे तो ये हमेशा एक ही चीज के 2 नाम लगते थे। क्या ये अलग है? हाँ, और इनका अंतर जानना एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव लर्निंग या सहकारी अधिगम ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। इसे समझने के लिए एक साथ एक नाव बनाने वाली एनालॉजी सोचिए। एक टीम को एक नाव बनानी है। इसमें हर किसी का एक तय रोल हो सकता है। कोई लकड़ी काटेगा, कोई कीले ठोकेगा, कोई रस्सी बांधेगा। और अगर किसी एक ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया तो नाव डूब जाएगी। बिल्कुल। इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम या तो साथ तैरेंगे या साथ डूबेंगे। यहाँ टीचर का रोल ज्यादा होता है। वो ग्रुप बनाता है, लक्ष्य तय करता है और देखता है कि सब अपना काम कर रहे हैं या नहीं। फोकस आखिर में एक अच्छी नाव बनाने पर यानी फाइनल प्रोडक्ट पर होता है। तो फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग या सहयोगात्मक अधिगम क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये नाव बनाने जैसा नहीं, बल्कि एक अनजान द्वीप को एक्सप्लोर करने जैसा है। अच्छा। ग्रुप के पास एक नक्शा है, लेकिन कोई तय रास्ता नहीं है। उन्हें आपस में लगातार बात करनी होगी, बहस करनी होगी और मिलकर तय करना होगा कि सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है।
तो यहाँ फोकस रास्ते पर है, मंजिल पर नहीं। बिल्कुल, यहाँ फोकस प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि प्रोसेस और डायलॉग पर है। टीचर यहाँ एक को एक्सप्लोरर की तरह होता है। So cooperative learning is about working together, while collaborative learning is about thinking together. ठीक है, ये अंतर अब साफ हुआ। अब एक आखिरी चीज जिसने मुझे हमेशा कंफ्यूज किया है, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच या क्रिया आधारित दृष्टिकोण। क्या इसका मतलब बस बच्चों से क्राफ्ट बनवाना या उन्हें खेल के मैदान में ले जाना है? कई बार स्कूलों में एक्टिविटी के नाम पर यही होता दिखता है। ये इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी गलतफहमी है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब सिर्फ हाथों से कुछ करना नहीं है। तो फिर क्या है? असली क्रिया या एक्टिविटी दिमागी होती है। एक जासूस जो सुरागों को जोड़कर केस सॉल्व कर रहा है, वो एक बहुत इंटेंस एक्टिविटी कर रहा है, भले ही वो कुर्सी पर बैठा हो। ग्रुप में किसी समस्या पर बहस करना एक एक्टिविटी है। किसी कहानी का अलग अंत सोचना एक एक्टिविटी है। तो रटना या नकल करना एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो बस दोहराव है। आपके स्रोतों में एक अच्छी एक्टिविटी के 4 तत्व बताए गए हैं। वो फोकस्ड होनी चाहिए, यानी उसका एक सीखने का मकसद हो। वो चैलेंजिंग होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि बच्चा हार मान ले। ओके। उसमें स्पॉन्टेनियस भागीदारी होनी चाहिए, यानी बच्चे अपनी मर्जी से शामिल हों। और वो जॉयफुल यानी मजेदार होनी चाहिए। जब ये चारों चीजें मिलती हैं, तब सीखना अपने आप होता है। ओके, सो ये सारी थ्योरीज, सारे मॉडल्स सुनने में बहुत क्रांतिकारी और अच्छे लगते हैं, लेकिन अब असली दुनिया की बात करते हैं। मान लीजिए एक सरकारी स्कूल की टीचर है जिसकी क्लास में 60 बच्चे हैं, पंखा ठीक से नहीं चलता और चार्ट पेपर खरीदने के भी पैसे नहीं है। वो इन फैंसी आइडियाज का क्या करें? ये तो एक आदर्शवादी दुनिया की बातें लगती हैं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और आपके स्रोत भी इस बात को मानते हैं। वो हवा में बात नहीं करते, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि शुरुआत छोटे कदमों से होती है, जैसे बड़ी क्लास की समस्या। इसका एक समाधान है जिम्मेदारी को बांटना। वो कैसे? आप क्लास को छोटे ग्रुप्स में बांट सकते हैं और हर ग्रुप का एक लीडर बना सकते हैं। अब आपको 60 बच्चों को नहीं बल्कि 10 ग्रुप लीडर्स को मैनेज करना है। पर ग्रुप लीडर्स बनाने से और ज्यादा क्योस नहीं हो सकता? कौन किसको सुनेगा? हो सकता है, अगर इसे ठीक से प्लान ना किया जाए, लेकिन यहीं पर टीचर का ऑर्गेनाइजर वाला रोल आता है। आप रोल्स को रोटेट कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं कि एक अच्छे लीडर और एक अच्छे टीम मेंबर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है। और संसाधनों की कमी का क्या? रही बात संसाधनों की कमी की, तो हमें ये सोचना होगा कि सबसे बड़ा संसाधन क्या है। बच्चे खुद और उनके आसपास का माहौल। आपको महंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जरूरत नहीं है। आसपास के पत्ते, पत्थर, पुरानी अखबारें, बाजार का एक सीन, ये सब सीखने के संसाधन हैं। कम्युनिटी के लोग, जैसे कोई स्थानीय कारीगर या किसान, वो भी एक संसाधन है। ये सोच का बदलाव है, कमी से अवसर की ओर देखना। और समय की कमी? इसका हल है गतिविधियों को सिलेबस से अलग ना देखना, बल्कि सिलेबस को ही गतिविधियों के जरिए पढ़ाना। तो आप कह रहे हैं कि ये एक मानसिकता का बदलाव है, संसाधनों से ज्यादा। It's not about having everything, it's about making the most of what you have. बिल्कुल, ये आसान नहीं है। इसमें ज्यादा मेहनत और प्लानिंग लगती है, लेकिन इसका नतीजा कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। अगर हम एक बार इन सब बातों को संक्षेप में देखें, तो कुछ की टेकअवेज हैं। जी, पहला, फोकस पढ़ाने से हटकर सीखने पर आ गया है। दूसरा, हर बच्चा अलग है और अलग तरीके से सीखता है और हमें इस विविधता का सम्मान करना है। सही है। तीसरा, टीचर की भूमिका अब एक बॉस की नहीं बल्कि एक कोच, एक गाइड, एक डिजाइनर की है। और चौथा, सीखना सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारी में नहीं होता और असली एक्टिविटी दिमाग के अंदर होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल सारांश है। ये सिर्फ एक परीक्षा का टॉपिक नहीं है, ये वाकई में शिक्षा की आत्मा को समझने जैसा है। और इसीलिए यह इतना महत्वपूर्ण है। जो लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि वे सिर्फ एक नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वे आने वाली पीढ़ी के दिमाग को आकार देने की जिम्मेदारी लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये सिद्धांत उन्हें उस जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाने के टूल्स देते हैं। इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सभी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जी जरूर। इन सब बातों को जानने के बाद जरा सोचिए थे, अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी को कुछ सिखाना हो, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका कोई सहकर्मी हो या आपका दोस्त, तो आप उसे बेहतर ढंग से सिखाने के लिए इस बातचीत से सीखी हुई कौन सी एक चीज का इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ एक चीज, इस पर जरूर सोचिएगा।